तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10th का मैथमेटिक्स में तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हालांकि चैप्टर का हम लोग कई वीडियोज बना चुके हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का जो एक प्रश्नावली 3.5 का सवाल पढ़ना है। तो लेकिन 3.5 का सवाल पढ़ने से पहले उसके लिए कुछ मूलभूत थ्योरी है, पहले उसे समझ लेते हैं, फिर तो सवाल को बनाना ही है। थ्योरी है आपका वज्र गुणन विधि। अब हम लोग वज्र गुणन विधि से कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे, आज हम लोग यही चीज सीखने वाले हैं। एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को और दे दूं, आप जो भी इस वीडियो में देखते हैं इसका पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, इधर सामने लिखा है वज्र गुणन विधि। अब वज्र गुणन विधि द्वारा कैसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, अर्थात कह सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का कैसे हम लोग हल ज्ञात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ध्यान देना है यहाँ पर, यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, अगर ये दो चर वाले रैखिक समीकरण इस प्रकार से दिया हुआ रहे, यदि इतना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो तो वज्र गुणन विधि द्वारा हम लिख सकते हैं क्या। एक चित्र आपको समझना पड़ेगा। B1 यहाँ पे लिखेंगे, B2 यहाँ पर हम x लिख देते हैं, यहाँ पे फिर लिखेंगे हम लोग C1 C2, A1 A2, फिर लिखेंगे हम लोग B1 B2। यहाँ से ऐसे हम लोग तीर का सिंबल बनाएंगे, यहाँ से ऐसे तीर का सिंबल बनाएंगे, फिर इसके साथ ऐसे जाना है तीर का सिंबल बनाते हुए, फिर इससे ऐसे, इससे ऐसे। यहाँ पर मैंने x दिया, यहाँ पर हम y देंगे और यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, 1 देंगे। अब कहोगे सर जी कहाँ से, एक क्षण के लिए मान लो कि ये सूत्र है वज्र गुणन विधि से बनाने के लिए, ये क्या है आपका सूत्र है। अब यहीं पर आपको अब समझाने के लिए आ रहे हैं विस्तार से। यदि हमारे पास, हम यहाँ पर कोई समीकरण नहीं देंगे, एक समीकरण का रूप लेके चलेंगे जी। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो इस टाइप का, तो बता चुके थे आप लोगों को पिछले वीडियोज में। जो नहीं देखे आप कहते हैं कि बार बार उस वीडियो को जाकर देखिए, तब आपको बेहतर रूप से समझ में आएंगे। अचानक के बीच में देखिएगा तो शायद आपको समझ में आए कि नहीं, हम तो इसके बारे में नहीं कह सकते हैं। लेकिन आप शुरू से देखते हैं तो हम पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि आपको समझ में 100% आएंगे। चलिए अब ज़्यादा उसमें हम नहीं बात करेंगे। वज्र गुणन विधि हम लोग सीखने जा रहे हैं। कहता है कि यदि हमारे पास दो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 अगर दिया हुआ रहे, तो वज्र गुणन विधि से बनाने के लिए ये एक डायग्राम याद रखना पड़ेगा। शुरू कहाँ करना है, अच्छा सर ये है क्या, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। इसी रूप में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लिखा हुआ मिलता है, जहाँ a b c अर्थात a1 b1 c1 a2 b2 c2 कोई भी क्या है, वास्तविक संख्या है। सवाल में यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। ये तो थ्योरी ना है, तो थ्योरी हम कुछ मान के ही ना आपको समझाएंगे। तो आप पूछिएगा सर जी x तो सब में, y तो सब में, c1 c2 तो है क्या है, लेकिन a1 b1 c1 a2 b2 c2 है क्या, तो कोई भी संख्या है, कुछ भी वो संख्या हो सकती है, चाहे माइनस में, प्लस में, बटे में, दशमलव में, पूर्णांक रूप में। न समझे मेरी बात।
तो ये हो सकते हैं। इसलिए कहा गया जहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 सब क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का अंतर वही हो गया, रूट वाला भी हो सकता है, बट्टे वाला भी हो सकता है, बिना बट्टे वाला भी हो सकता है, बिना रूट वाला भी हो सकता है, माइनस वाला भी हो सकता है, दशमलव वाला भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि ये सभी क्या, इसमें जो A1 B1 C1 A2 B2 C2 सब क्या है, वास्तविक संख्या। अब चलिए अब ज्यादा बात करें इस पर। यहाँ तक समझ में आने के बाद जब हमारे पास इस प्रकार से दो चर वाले रेखिक समीकरण रहेंगे, तब वज्र गुणन विधि से बनाना हो तो आपको ये फॉर्म याद करना पड़ेगा। कैसे, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। एक जगह x देना है, एक जगह y देना है, एक जगह 1 देना है। आप कहोगे सर जी कैसे याद रखेंगे, आपको याद है, हम लोगों को कैसे याद रहेगा? एकदम आसान है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग B1 याद रख सकते हैं कि B1 से स्टार्ट करना है? एक बात, अगर B1 B2 लिखेंगे तो B के बाद क्या होता है, BCD आप लोग पढ़े होंगे। B के बाद क्या होता है जी, C होता है, तो लो C1 C2। C के बाद क्या होता है, D, लेकिन D ये नहीं होता है, C के बाद D होता है। लेकिन एक बात बताओ, इसमें कहीं D है नहीं है, तो C को हम फिर A पर लौटेंगे, माने A B C C तक है ही, तो C के बाद आप D पर जाते, लेकिन इसमें D है तो फिर से A पर जाएंगे, ले A पे आ गए A1 A2, फिर एक के बाद क्या होते हैं, तो कहाँ है भाई, आप समझ में आ गया? अगर B से शुरू किया तो फिर से B पर जाएंगे, B के बाद C, C के बाद फिर A, C के बाद A होता नहीं है, C के बाद D होता है, लेकिन इसमें D तो है नहीं। तो C देखो, पहले हम B से गए C पर, C से गए D पर, D है भी नहीं क्या, तो लौट के फिर पीछे ही नहीं जाएंगे, फिर A फिर B। लो आसान बना दिया। अब याद हो गया, ये रूप याद हो गया होगा। इसी को एक और तरीका है, या अगर ऐसे रखते हैं आप तो यह अच्छी बात है, एक और टेक्निक है, तब एक और तरीके से लिख सकते हैं, x बटे, क्या लिखिएगा आप लोग, x बटे में इधर से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, B1 C2, माइनस देना पड़ेगा। कहाँ से ऐसा जी माइनस, बाबू सूत्र है, सूत्र समझ लो। फिर इधर से गुना करेंगे, इधर से क्या है, यहाँ पे B1 यहाँ पे C1 है, हो जाएगा B1 गुना, अच्छा क्या है, B2 है, B2 गुना C1, फिर बीच में बराबर देना पड़ेगा। कहाँ से, अब बोले सूत्र है, बराबर दे के फिर लिखें क्या चीज, y बटे इधर से C1 A2 माइनस, फिर इधर से गुना करेंगे C2 A1, फिर बराबर देके एक बटे, समझो मेरी बात, समझो मेरी बात, A1 गुना B2, यहाँ लिखेंगे A1 B2 माइनस, इधर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 B1। लो बाबू, हम बोले ना ये सूत्र ही है, ये सूत्र ही है, इसको भी प्रूव किया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग याद रखें कि अगर हमारे पास ऐसे दो चर वाले रेखिक समीकरण युग में रहेंगे और वज्र गुणन विधि से बनाना हो, उसके लिए आपको ये फॉर्म याद रखना है। इसी को थोड़ा सॉल्व करके आप ऐसे लिख सकते हैं, x बटे करके इधर से पहले गुना, तब माइनस लगा के इधर से गुना, फिर बराबर लिख करके y बटे इधर से गुना, फिर इधर से गुना, फिर बराबर लिख के 1 बटे इधर से गुना, तब इधर से गुना। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलिए अब आप लोगों के बीच प्रश्नावली 3.5 शुरू करते बनाना, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं। एक नंबर में प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है? ए लड़की, बहुत गुस्सा जाएंगे हम। कहता है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। एक बात अब कहने के लिए आप लोगों को भूल गए, तभी बता देते हैं। वज्र गुणन विधि जो है ना, सभी समीकरण के लिए लागू नहीं होता है। जिस समीकरण का केवल एक हल होता है, अर्थात अद्वितीय हल होता है, वैसे समीकरण को सॉल्व करने के लिए ही हम लोग वज्र गुणन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी दूसरे समीकरण इसका प्रयोग नहीं होगा। फिर से बोल देता हूँ, जिस रैखिक समीकरण का हल अद्वितीय होगा, अर्थात एक ही हल होगा, उस अवस्था में हम वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे। वज्र गुणन विधि का प्रयोग हमेशा के लिए नहीं कर सकते। चलो एक विधि है तो चलो सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले चेक करना पड़ेगा, चेक करके बताना पड़ेगा कि उसका हल कैसा है। अगर हल अद्वितीय होगा तभी इसको वज्र गुणन विधि से बनाएंगे, अगर अद्वितीय हल नहीं होता तो उसको वहीं पे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो चलिए अब जांच कैसे करना है, भोले मत बनिए, सारे चीज को पढ़ा दिए।
कैसे एक हल होता है, कैसे अनेक हल होते हैं, कैसे कोई हल नहीं होता है, सारे चीज को विस्तार से थ्योरी के साथ हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। वो पिछले जितने वीडियो बनाए हैं वो सब याद रहने चाहिए, जितने चीज पढ़ाए हैं वो सब आपके ध्यान में रहना चाहिए, तभी आपको बेहतर रूप से समझ में आएंगे। तो चलिए 1 नंबर का सवाल शुरू करते हैं। 1 नंबर में सवाल है आपका x माइनस 3y माइनस 3 बराबर क्या है, शून्य है। उसके साथ दूसरा समीकरण क्या है जी, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लिख, अब देखो आप लोगों को कुछ याद होना चाहिए, लिखेंगे a1x, नहीं वत्ते नहीं लिखे, डायरेक्ट लिखेंगे। चूंकि यहाँ a1 बराबर क्या है बाबू, इसमें कुछ नहीं छिपा हुआ है, एक, अरे यही तो आपका a1 हुआ, b1 ही हुआ, ये आपका c1 हुआ, ये हुआ a2 b2, ये हुआ आपका, अभी थ्योरी नहीं पढ़ाए थे अभी तुरंत। a1 बराबर 1 है, b1 बराबर क्या है, माइनस में 3 है, और c1 बराबर क्या है बाबू, माइनस 3 है। फिर आइए a2 बराबर कितना है, वो है 3। अच्छा b2 बराबर कितना है, वो है माइनस में 9। अच्छा c2 बराबर कितना है, वो है माइनस में 2। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालते हैं, अनुपात लिखेंगे। अब a1 बाय a2 का मान निकालेंगे। बताओ a1 का मान क्या है, 1 है, बटे a2 का मान क्या है, 3 है। निकाल लिए, कोमा। फिर अब b1 और b2 का मान निकालेंगे। तो b1 का मान क्या है भाई, माइनस 3, b2 का मान क्या, माइनस 9, तो माइनस माइनस कट गया, 3 से भी कट गया होगा, तो ये भी आया 1/3। तथा अब हमको निकालना है c1 बाय c2 का मान। तो c1 का मान क्या अपने पास, माइनस 3 बटे माइनस 2, तो माइनस माइनस कट गया, फिर भी क्या 3/2। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a1 बाय a2 बराबर है किसके, b1 बाय b2 के। क्यों, a1 बाय a2 का मान 1/3 आया, अब b1 बाय b2 का मान क्या है, 1/3 ही आया, ये तो बराबर हो गया। लेकिन c1 बाय c2 का मान कुछ अलग है, तो वो क्या है, b1 बाय b2, c1 बाय c2 जो है वो b1 बाय b2 के बराबर नहीं है। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऐसी अवस्था में कि दोनों बराबर हो, यही बराबर नहीं हो अंतिम वाला, तो ऐसी अवस्था में बताओ क्या होता है, ऑप्शन हल होगा कि नहीं होगा, कोई द्वितीय हल होगा। ऐसी अवस्था में लिखेंगे इसका कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो इसको यहीं पर क्या करेंगे, छोड़ देंगे। काय को द्वितीय हल होगा तभी हम लोग इसको वज्र गुणन विधि से बनाएंगे। चलिए काम करिए फटक से। आप लोगों के बीच दूसरा सवाल देख रहे हैं, लेकिन इसको पहले क्या करना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप है उस रूप में सजा, अभी उस रूप में नहीं सजाए, इसको हम लोग ऐसे करेंगे। ठहरो, कौन है इधर से जी, चूहा बिल्ली, ठहरिए, इसको आगे बढ़ाएंगे। इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, 2x प्लस y तो है ही ना, ये 5 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, -5 उधर क्या बचा, 0। इसको जब आगे बढ़ाएंगे, अगर ऐसा था हम ऐसे करते थे कभी, आज अगर ऐसा था वैसे भी कर सकते हैं कि नहीं। इसको लिखेंगे 3x प्लस 2 10 का 10, ये 8 बराबर कुछ 38 किधर आएगा, तो -8 हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचा, क्या बचा होगा, 0। अब ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप का धारण कर लिए। अब चेक करना है किसका हल कैसा, क्योंकि हल चेक करने के बाद ही हम वज्र गुणन विधि से बना सकते हैं। तो हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे यहाँ a1 बराबर क्या है, तो 2 है, b1 बराबर क्या है, तो 1 है, ये कैसे छिपा होगा जी, और c1 बराबर दिख रहा है माइनस में 5 है, a2 बराबर क्या है, तो वो 3 है। अच्छा b2 बराबर क्या है, तो वो 2 है, और c2 बराबर क्या है, माइनस में 8 है। ठीक है, अब लिखेंगे a1 बाय a2, a1 बाय a2 का मान क्या हो जाएगा, a1 का मान 2 है, a2 का मान 3 है, चलो कोमा। b1 बाय b2 वहाँ 1/2 होगा, तथा c1
C2। C1 का मान क्या, -5/-8 ही कट गया, यानी सब के सब क्या गया, अलग अलग हो गया। लिखेंगे चूंकि यहाँ A1/A2 नहीं है बराबर B1/B2 के, नहीं है बराबर C1/C2 के, तब जानते हैं क्या होगा, इसलिए इसका अद्वितीय हल है। कौन हल, अद्वितीय, इसलिए इसका अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल है लिखेंगे तब वज्र गुणन विधि द्वारा। अब शुरू करते हैं हम लोग वज्र गुणन विधि से बनाने का। वज्र गुणन विधि बनाने से पहले आपको एक फॉर्म दिए थे, वो फॉर्म ये इस रूप में था, B1 लिखो, B2 लिखो, सॉरी यहाँ पे क्या लिखते थे, C1 C2 A1 A2, फिर से B1 B2, ऐसे तीर का सिंबल बनाते थे, याद है ना। यहाँ पे X देते थे, यहाँ पर Y देते थे, यहाँ पर 1 देते थे। कुछ बच्चे गप करे, मारेंगे, समझो। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आई, तो उसके बाद आप सबको पता मैंने क्या किया तो वहाँ पर, तो यहाँ पर मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जगह कम है, हम लोग इधर आ जाते, कहाँ पर आ जाते, इधर आ जाते, समझो। B1 के जगह पे अपने पास देखिए B1 का मान क्या है बाबू, अपने पास जो B1 का मान वो क्या है, 1 है, 1 लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे। अच्छा, लिख दिए। उसके बाद सूत्र में C1 C2, तो C1 का मान अपने पास क्या है, -5, यहाँ पर आ जाएगा -8। फिर देखिए A1 का मान क्या है, A1 का मान और A2 का मान, A1 का मान है 2, A2 का मान है 3। फिर आगे बढ़िए, देखिए B1 का मान फिर वही 1/2, जो मैंने लिख दिया है। अब तीर चिन्ह बनाना है, आपको ये काम करते रहना है। यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ पर क्या होता है, X होता है, यहाँ पर क्या होता है, Y होता है, यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है, आप सबको पता है। अब कैसे आगे बढ़ेंगे, लिखते थे X/, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, वहां पर यहाँ पर B1 रहता था तो लिखते थे B1 C2, ऐसा गुना करते थे सूत्र में। आपको वही काम कर लिखेंगे, 1 गुना -8 है तो -8 घेर के लिखना पड़ेगा, ये लिखेंगे माइनस, ये तो सूत्र का माइनस है, ये तो यहाँ से पहले से मैंने अलग लिख दिया। अब सूत्र माइनस का सूत्र लिख कर, सूत्र में जो माइनस वो लिख करके अब इधर से गुना करते हैं, लिखेंगे 2 गुना माइनस में 5 वो लिख दो, फिर बराबर, तब लिखते थे हम लोग Y/, फिर इधर से गुना करते हैं, -5 गुना 3, फिर घटा इधर से 8 गुना -8 है पहले से ना जी, -8 गुना 2, फिर बराबर लिखते थे 1/, अब जगह नहीं फिर भी इसी में एडजस्ट करते, इधर से गुना करो, 2 गुना 2 होगा, माइनस लिख करके यहाँ पर होगा 3 गुना 1, यही ना होगा जी। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब हम आगे इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, लिखेंगे X/, 1 गुना 8 करेंगे -8, 1 गुना -8 तो -8 ही ना होगा जी, यहाँ माइनस गुना माइनस, अरे माइनस गुना माइनस प्लस, 2 पंचे 10, बराबर लिखो Y/, इधर से गुना करो, -3 गुना -5 गुना 3 तो -15, यहाँ माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस, 8 दूनी के 16, बराबर 1/, 2 दूनी यहाँ पर 4, घटा 3 एकम। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखते जाइए X/, 10 में 4 घटेगा 2 बचेगा, बराबर यहाँ पर बचा Y/, 15, 16 में से 1 जाएगा 15 जाएगा तो 1 बचेगा, बराबर यहाँ पे 1/1, ये वजी। अब यही सब कंडीशन के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। ये जो तीनों के तीनों क्या है, बराबर है। यहाँ पर ये तीनों के तीनों क्या आपस में बराबर है, यानी इसके साथ ये एक बार लिख सकता है, इसी के साथ आप ये भी लिख सकते हैं, मैंने सब एक दूसरे के क्या है, बराबर है। 3 व्यक्ति है और तीनों का मान लो क्या है 10-10 रुपया, ये भी 10 है, यो 10 है, यो 10 मान लो थोड़ा देर के लिए, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये डायरेक्ट इसके भी बराबर होंगे।
ई भी डायरेक्ट इसके बराबर, अच्छा ई इसके बराबर होंगे, ई इसके बराबर, सब एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो किसी के साथ कोई भी बराबर लेकर आप काम चला सकते हैं। हमको x का मान निकालना और y का मान निकालना है, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब x/2 बराबर 1/1 तथा देखिए मेरी बात, y/1 बराबर 1/1 से, सर जी क्या है नहीं समझे, देखो एक बार x/2 के बराबर में हम 1/1 लिए और y/1 के बराबर में भी हम 1/, माने ये दोनों के बराबर है। देखो ये दोनों पहले से बराबर है, ये दोनों के बराबर फिर पहले से कौन बराबर बैठा हुआ है, 1/1। यानी आप चाहो तो अलग अलग ले सकते हैं, माने इसके बराबर x/2 के बराबर में आप 1/1 ले लीजिए। एक बार आप एक बार और चाहे तो y/1 के बराबर में भी आप 1/1 ले सकते हैं। दोनों का अलग अलग लेकर चलेंगे तब न x और y के बारे में कुछ जानकारियां मिलेगी। हम यह बता रहे कि किसी को भी किसी के साथ लेकर चल सकते हैं। अब यही दोनों के साथ लेकर चलेंगे, इधर से हो जाएगा x गुना x, इधर हो जाएगा 2 गुना y, तो x बराबर 2y, तो फिर किसी का मान निकलेगा। ऐसे सोच के लो, एक दूसरे से ऐसा जोड़ा बना के ले लीजिए उसी में से, ताकि किसी का मान निकाला जा सके। हम दोनों बात बोल रहे हैं, आपको अपनी मर्जी किसी के साथ किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन आप सोच के उसी के साथ करिए जिससे कि उसका मान निकाला जा सके। अब देखिए ना, कोना कोनी गुना करिए, यहाँ पर x गुना 1 बराबर में कोना कोनी गुना होता है, अगर बटेरता दोनों तरफ, तो x गुना 1 तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 2 या कम 2 ले, असर मिला। अच्छा था यहाँ पर आइए y गुना 1 तो y बराबर 1 गुना 1 तो 1 ले बाबू, आंसर हो गया। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए।